देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे इकाई तीसरी आनुवंशिकता को लेकर के, और हमने इसकी सारी जानकारी जो थी, शब्दावली है, संकरण के प्रकार है, बता दी थी। आज इस लेसन का अंतिम टॉपिक जो है मेंडलिज्म या आनुवंशिकता के नियम जो है वह बाकी हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। मैंने इस लेसन के दौरान ये भी कहा था कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो संकरण को लेकर के किए थे। अब स्टूडेंट यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि संकरण किसे कहते हैं, संकर क्या है, इनके प्रकार क्या है, और फिर जो प्रश्न आज के जो टॉपिकों को बनेगा वो बनेगा कि ये जो मेंडल के जो नियम हैं, जो 3 नियम दिए थे, ये किन किन संकरणों पर आधारित है, यानी संकरण के कौन से प्रकार पर कौन सा नियम है, या नियम पहले पूछ ले और कह दे कि ये किस संकरण पर आधारित है। तो मेंडल ने जो संकरण किए थे उसमें पहला था एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि एक संकर संकरण पर मेंडल ने 2 नियम निकाले। पहला जो नियम था वह और दूसरा जो नियम था वह, ये दोनों मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग से निकाले गए हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखें। पहला जो उसका नियम था वह था प्रभाविता का नियम। मेंडल का आनुवंशिकता का प्रथम नियम जो था वह था प्रभाविता का नियम। यह नियम एक संकर संकरण से निकला। दूसरा जो नियम था वह था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का जो नियम है या युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वह भी इससे निकला, यानी पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम एक संकर संकरण से निकले। अब ये नियम है क्या, ये तो आपको अभी हम अलग से जानकारी देंगे, बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, छोटा प्रश्न जो बनता है कि ये दोनों नियम किस प्रयोग से निकले, तो एक संकर संकरण से निकले। दूसरा जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वह था द्विसंकर संकरण। स्टूडेंट, द्विसंकर संकरण से मेंडल का तीसरा नियम निकला। इसकी परिभाषा कल बता दी थी कि जब 2 जोड़ी युग्म विकल्पी लक्षणों को लेकर के जो क्रॉस करवाया जाता है वो द्विसंकर संकरण होता है। इससे जो नियम निकला था वो तीसरे प्रकार का नियम है और जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वह द्विसंकर संकरण से निकला, और दोनों नियम पर पहला और दूसरा जो नियम है वह एक संकर संकरण से निकले। अब हम इन नियमों की आज बात करेंगे। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे थे शब्दावली की, तब शब्दावली की बात के दौरान हमने ये कहा था कि प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, और अप्रभावी लक्षण वे होते हैं जो प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। अब जब हम इस नियम प्रभाविता के नियम की बात करेंगे तो आपको कहना है कि एक लक्षण को लेकर के समयुग्मजी पादपों में जब क्रॉस करवाया जाता है और जो प्रथम संतानीय पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इस नियम को सबसे पहले यदि आप लिखना चाहेंगे वो यूं होगा, एक लक्षण को लेकर जब एक लक्षण को लेकर जब समयुग्मजी
85 लक्षणों के बीच एक लक्षण को लेकर जब सम युग्मजी 85 लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 में, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। स्टूडेंट दोबारा सुन लें कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, लंबा और बोना एक लक्षण हो गया, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना यानी सम युग्मजी हो गया, दोनों युग्म एक जैसे, और एक बोना है और एक लंबा है यानी एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तो ये विपरीत लक्षण हो गया। एक लक्षण को लेकर के सम युग्मजी दो पादपों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे यानी प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे और जो अप्रभावी लक्षण है वे प्रकट नहीं होंगे। इसे प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब कई बार इसको लेकर के 3-4 सवाल और बनते हैं, वो भी पूछने की संभावना रहती है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। ये शुद्ध लंबे और ये शुद्ध बोने, ये जनक है, जनक पेरेंट्स। अब इनसे युग्म का निर्माण होगा, यह एक युग्मक बनेगा, यह दूसरा युग्मक बनेगा, यह एक युग्मक बनेगा और यह दूसरा युग्मक बनेगा। यह हो गया गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन के बाद में जब आप इन युग्मकों के बीच में क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवा करके प्रथम संतान पीढ़ी तैयार करेंगे तो इसको लेकर के इससे यदि हम क्रॉस करें तो हमारे को जो संतति प्राप्त होगी वह यह संतति प्राप्त होगी। विषम युग्मजी होगा, संकृत होगा और लंबा होगा। तो विषम युग्मजी संकृत या संकर कह सकते हैं और लंबा यानी लंबा जो गुण है वह यहाँ प्रभावी है, प्रकट हो रहा है, और बोना जो गुण है जो अप्रभावी है, प्रकट नहीं हो रहा है। ये मिल गया। अब इसी को लेकर के यदि आप इससे क्रॉस करवाते हैं तो ये जो आपकी संपत्ति मिलेगी वह भी इसी तरह की ही मिलेगी। अब इसको लेकर के इसे यदि आप क्रॉस करवाएंगे तो भी संपत्ति आपको ठीक इसी प्रकार की ही मिलेगी। इसको लेकर के यदि आप इससे क्रॉस करवाएंगे तो भी आपको संपत्ति इसी तरह की मिलेगी, अर्थात F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड जरूर होते हैं, विषम युग्मजी भी होते हैं, लेकिन वे लंबे प्राप्त होते हैं। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब प्रभाविता के नियम जो कि हमने पहले भी बता दिया था कि ये एक संकर संकरण पर आधारित है। पूछ सकते हैं आपसे कौन से संकरण पर आधारित है, तो एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है। अब यदि आपको इसका फिनोटाइप पूछा जाता है तो आपको कहना है सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो ये तो गलत प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्टूडेंट दोबारा समझ लें, रटने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहना है मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में जब क्रॉस करवाया और प्रथम पीढ़ी प्राप्त की तो उसे सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, अर्थात प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं या मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम नाम दिया। अब दूसरा जो नियम है वह है पृथक्करण का नियम। दूसरे नियम का जो नाम है वह है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। स्टूडेंट आंसर एक है लेकिन इसके दो तीन नाम हैं। बोर्ड में आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने तो पृथक्करण का नियम याद किया था और ये आ गया युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये मैं कहां से करूं? ये आ गया विसंयोजन का नियम, ये मैं कहां से तैयार करूं? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों के नाम जो है अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। तीनों नाम क्यों रखे गए ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। पृथक्करण का नियम, इसका दूसरा नाम हो गया विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। और तीसरा इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इन तीन नामों से इसको जाना जाता है और आपको पहले ही बता दिया कि दोनों नियम इससे निकले हैं एक संकर समीकरण से, तो ये लाइन आपका वापस हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जो आपने पहला समझा है आधा सफर आपका यही रहेगा, आधी आपकी ड्राफ्टिंग यही रहेगी। अब आपको यहां से पौधा लेना है, यहां से जो F1 संतति है उस F1 संतति का जो विषम युग्मजित प्लांट है उसको आपको लेना है और दो लेकर के आप उसको क्रॉस करवाएंगे। माना आपने ये और ये दो ले लिए, ये और ये तो हो गए जनक, ये है जनक, यहां जनक माने जाएंगे और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं ये F1 पीटी का प्रोडक्ट है। अब इससे युग्मक बनेंगे कैसे, आसानी से समझ लेना इसको। इससे एक ये बन गया और एक इससे ये बन गया, इससे एक ये बन गया और एक इससे ये बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको जब टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ध्यान देना, ये लो। अब इसको आपने इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया तो आपको ये मिल गया लो शुद्ध लंबी, बिल्कुल आसान। इसको इससे गुणा किया तो ये आपको इस तरह का मिल गया अशुद्ध लंबा। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो भी आपको अशुद्ध लंबा मिल गया। जब आप इसको इससे करेंगे तो आपको शुद्ध बोना मिल गया। कितनी आसान ड्राफ्टिंग है। कई बार स्टूडेंट को पूछा जाता है कि इसका सेकंड बोर्ड बनाइए, तो स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाता है और फिर के एक या दो नंबर का नुकसान कर लेता है। और जबकि कितना आसान है, जिस तरह से आपने इसको लिया था, युग्मक बनाए, युग्मक बना के संतति पैदा की F1। अब इस F1 को लेना है और यहां गुणा करवाना है। और यहां गुणा करना कैसे है कि एक को यहां लिया, एक को यहां लिया, यानी दो जनक के लिए इनके युग्मक बना दिए, इसका युग्मक ये बन गए, इसके युग्मक ये बन गए। अब करना कुछ भी नहीं, इसको उठाओ, इससे गुणा करो, यहां रखो, इसको उठाओ, इससे गुणा करो, यहां रखो, इसको उठाओ, इससे गुणा करो, यहां रखो, इस t को उठाओ, स्मॉल को, इससे गुणा करो, यहां रखो। अब इसको लेकर के जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि इसका रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा। फिनोटाइप यानी जिसे लक्षण रूप कहते हैं, बाहर से देखने पर पता लगता है। अब इसमें शुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबे कितने हैं, ये तो जीनोटाइप में जाने पर पता लगेगा, लेकिन हमें लंबे कितने कितने हैं, एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबे, तीन लंबे दिख रहे हैं, एक बोना दिख रहा है। तो फिनोटाइप का मतलब बाहर से देखने पर लंबा कौन सा है, बोना कौन सा है, तो इसका फिनोटाइप हो गया 3:1। प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट
कि एक संकर संकरण का F2PD का एक संकर संकरण का F2PD का, ये F2PD है, ये F1PD थी जो कि वहां से प्राप्त हुई है। एक संकर संकरण का F2PD का फिनोटाइप क्या है? आपका आंसर रहेगा 3:1। अब बात करें यदि जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप की कैसे करोगे स्टूडेंट? शुद्ध लंबा 1, शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबे यानी संकृत लंबे 2, शुद्ध बोना 1। बस आपको रटने की जरूरत नहीं है, टेबल देख के बोलना है। शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, तो 1 to 1। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों तरफ टोटल जो है वो 4 ही आना चाहिए। 4 पौधे प्राप्त होते हैं यहाँ, जिसमें 3 लंबे और 1 बोना प्राप्त होता है। ये हम फिनोटाइप की दृष्टि से कह रहे हैं। और जीनोटाइप की दृष्टि से कहें तो इसमें 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बोना पौधा प्राप्त होगा। अब इसको परिभाषित कैसे करना है या इसके नाम अलग अलग क्यों दिए? स्टूडेंट कितना आसान है कि जब आपने जनक लिए थे, ये जनक है, तो इसमें दोनों लक्षण साथ साथ है, लंबा भी साथ में और बोना भी साथ में। जनकों में दोनों लक्षण साथ साथ है, लेकिन जब इसके युग्मक बनते हैं तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। कितना क्लियर बात है कि जनक में पाए जाने वाले दोनों लक्षणों के लिए जिम्मेदार जो कैलिड होते हैं वे पृथक पृथक हो जाते हैं, और पृथक पृथक होने के कारण ही इस नियम का नाम रख दिया पृथक्करण का नियम। अब आप कहेंगे विसंयोजन का नाम क्यों रखा? विसंयोजन का नाम इसलिए रखा कि एक युग्मक के अलग होने पर दूसरा युग्मक जो है वह उसको प्रभावित नहीं कर रहा है, इसी तरह से संयोजित नहीं हो रहा है। वी यदि नहीं होता है, संयोजन यदि जुड़ना होता है, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है, यदि अलग होने से रोक नहीं रहा है, तो इसका नाम हो गया विसंयोजन। अब आप कहेंगे इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा गया? स्टूडेंट दोनों साथ में रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को किसी तरह से संदूषित नहीं किया, प्रभावित नहीं किया, अपना प्योरिफिकेशन बना के रखा। इससे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आपको कहना है कि मेंडल ने F1PD से प्राप्त पौधों को लेकर के उनमें जनक यानी युग्मक प्राप्त करके जब क्रॉस करवाया और F2PD प्राप्त की, तो F2PD में उसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे हैं वो पृथक पृथक प्राप्त हुए, इसलिए इस नियम का नाम रख दिया पृथक्करण का नियम। और यह भी एक संकर संकरण का आधारित है। अब आपका जो नियम है तीसरा, वह है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। स्वतंत्र अप्यूहन का नियम काफी महत्वपूर्ण है और पूछते हैं तीसरा नियम, मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्टूडेंट मैंने पहले भी बता दिया था कि यह व्यू संकर संकरण पद्धति है, इसका मतलब इसमें दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाया जाएगा। ये एक संकर संकरण पद्धति है, तो कोई एक लक्षण को लेकर के यानी लंबे को लेकर के करवाया जा रहा है, तो इसमें दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाया जाएगा। माना आपने शुद्ध पीले और गोल बीज वाले जनक ले लिए। कैसे जनक ले लिए? गोल और पीले रंग के आपने युग्मक वाले जनक ले लिए और इनके सामने जो हैं वो पीले और धुरीदार, ये Y छोटा, ये R स्मॉल, ये जनक है। अब इन जनकों को दोबारा देख लो, Y कैपिटल है, R कैपिटल है, प्रभावी लक्षणों को दिखा रहे हैं। यहाँ Y स्मॉल है, R स्मॉल है, यानी अप्रभावी लक्षणों को दिखा रहे हैं। ये दोनों जो हैं ये समयुग्मक वाले हैं,
उसमें दोनों जो थे दूसरे नियम में वो विषम युग्मक ही थे, इसमें दोनों समान युग्मक है। अब इस जनकों को ले लिया, अब इसके दो जिमेट बनेंगे, युग्मक जो बनेंगे वह कौन कौन से बनेंगे, ये और ये मिल जाएगा तो ये बन जाएगा y कैपिटल R, एक बन गया युग्मक y R बन गया। दूसरा इससे जो बनेगा इस y को उठा लीजिएगा, एक ये बन गया y R, यहां y R और ये बन गया y R, ये दो हो गए। अब इन दोनों को जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आपको चार युग्मक मिलेंगे। इन चारों को आपको किस तरह से रखना है, यानी कोई सा एक उठा लो, एक इसमें से बड़े वाला ले लीजिए, एक छोटे वाला ले लीजिए, यानी आपने कोई सा एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, लो इसको यूं समझ लीजिएगा, लो ये हो गए युग्मक जनन। अब इस युग्मक जनन को लेकर के जब आप क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो जो चेकर बोर्ड बनेगा उसको कैसे बनाना आराम से देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको पहले यहां लाके रखिएगा, ये y r, बड़े वाला y r है। इस y r के ठीक सामने जो दूसरा युग्मक जो आपका है उसमें क्या होगा, y जो होगा वो बड़ा होगा, यानी आपने इसको लिया, सबसे पहले इसको लिया आपने और इसको लेकर के आपने गुणा किससे किया, r से गुणा किया तो yr बन गया। ठीक, दूसरा जो बनेगा वह बनेगा आपका y बड़ा होगा, दूसरा जो बनेगा उसमें y जो है वो बड़ा होगा और r जो है वो छोटा होगा, तो ये y बड़ा होगा और r जो है वो छोटा होगा। तीसरा जो आप लेंगे उसमें y छोटा होगा, ये y छोटा होगा और ये r बड़ा होगा, ये y छोटा होगा और ये r जो है ये बड़ा होगा। तीसरा जो है वो हो गया। चौथे में आप जब लेंगे तो y छोटा होगा और r भी छोटा होगा, y भी छोटा होगा और r भी छोटा होगा। ठीक है, इसको आप स्टूडेंट यह समझ सकते हैं कि आपने सबसे पहले जब क्रॉस किया तो क्या हुआ, इससे दो इस तरह के दो प्राप्त हुए, ये माना ये y और ये r, ये माना स्मॉल y और ये स्मॉल r। अब ये मिले कैसे, देखिएगा, एक ये था y, इसको r से y आ, ये y बड़ा है और r छोटा है, ये वाला ले लिया यहाँ, इसके बाद में पहले ये ले लिया फिर ये ले लिया, उसके बाद में आपने ये ले लिया और उसके बाद में ये ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लिया पहले, उसके बाद में इसको लिया, उसके बाद में इसको लिया और फिर इसको ले लिया। इन्हीं चार को आप वापस याद रख दीजिएगा, ये y r, ये y r, ये y स्मॉल r और ये y स्मॉल और r कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे युग्मक बनाए, इन युग्मकों को याद रखा, स्वयं इन्हीं को उठा करके याद रख दिया। अब आप टेबल बनाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। इस सेक्टर बोर्ड को समझ लेंगे तो आप इससे छोटे छोटे प्रश्न वो भी दे देंगे और एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी वंशागति कैसे होती है वो आप समझाइए, तो आप वो भी आसानी से बता सकते हैं। अब स्टूडेंट गुणा करना, कुछ भी नहीं करना, y को उठाया y से गुणा किया तो कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। अब दोनों y बड़े हैं, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R। इसको उठाओ, इससे गुणा करो, कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r। लो पहला टेबल क्लियर। अब दूसरे में बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, इसको उठाओ, इससे गुणा करो, y
y r r, y y स्मॉल r y y r r, y स्मॉल r दूसरा कॉलम तैयार। इसको उठाओ, इसे गुणा करो, y y r r, y y r r, y y r r, बड़ा दोनों स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, तीसरा भी तैयार। स्वतः कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा करो, कैपिटल स्मॉल इसको इससे करो, कैपिटल स्मॉल कैपिटल नॉट स्मॉल कैपिटल स्मॉल, इसको उससे करो, कैपिटल दोनों। ये हो गया आपका F2PD का द्विसंकर संकरण का सेकंड वर्ड। अब यहाँ दो प्रश्न आपको और पूछे जाएंगे। जिस तरह से आपने दूसरे नियम में एक संकर संकरण में जो फिनोटाइप और जीनोटाइप याद किया है, वो का वो आपको यहाँ में पूछा जाएगा। इसका पूछा जाएगा फिनोटाइप क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। 16 को देखना होंगे, 9 3 3 3 1 16। जीनोटाइप जो इसका प्राप्त होगा वो आपको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल से है, 12 24 12। कैसे याद रखेंगे, 12 24 12, 12 24 12, इन सब के बीच में निशान है 12 24 12 और 131 1 2 1। इनका टोटल भी 16 होगा, ये लीजिएगा, 2 1 3 5 9 10 12 13 13 और 3 16 होगा। तो ये हो गया इनका जीनोटाइप। अब आपको भी ये आया कहां से, 1 कहां से आया, 2 कहां से, बहुत सिंपल सा है। आप इस शकल का पौधा देखेंगे तो आपको ये एक पौधा ही मिलेगा। इस पूरी टेबल में दोनों y बड़े और दोनों r बड़े आपको इन 16 में नहीं मिलेंगे सिवाय इसके। तो ये तो हो गया एक शुद्ध लंबा, माफ करा, शुद्ध गोल और पीला। अब इसको उठाओ आप, दोनों y बड़े हैं तो एक तो ये, एक इस शकल का ये बड़ा, दोनों y बड़े हैं, ठीक है, और r दोनों का बड़ा है और एक r दोनों का छोटा है, तो ये हो गया 2। तो इसी तरह से ये को मैच करना है, ये टेबल प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की जब परिभाषा लिखने की बात आती है तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं कि यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है और इसमें दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों को लेकर के जब क्रॉस करवाया जाता है तो इनके जो लक्षण होते हैं वे स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, संदूषित नहीं करता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वापिस सुन लीजिएगा, विषम युग्मजी लक्षणों वाले या दूसरी लक्षणों वाले पौधों को लेकर के जब क्रॉस करवाया जाता है तो इनकी F2PD में जो लक्षण हैं वो स्वतंत्र रूप से जो हैं वह अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। एक लक्षण दूसरे की अभिव्यक्ति को संदूषित नहीं करता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये है आपके मेंडल के 3 नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनको लेकर के आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये था आपका इकाई फर्स्ट का लेसन नंबर 3 जो है वह, और लेसन नंबर 3 में 4 नंबर का जो कंटेंट था आनुवंशिकता, शब्दावली, संकरण, वो लेकर के सब कुछ आपको बता दिया गया है। इसका एक भी अभ्यास प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके इस वीडियो में नहीं आया है, फिर भी आपको किसी तरह की कोई शंका है, समस्या आ रही है।